अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। इससे पहले कि हम सियासी मामलात पर बात करें, आज ज़रा एक सोशल इशू है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। दुनिया भर में रेजिस्टेंस की अलामत हैं जी। कम उम्र तरीन नोबेल प्राइज़ विनर हैं। पाकिस्तान का जहाँ जहाँ मलाला का नाम होता है, पाकिस्तान का नाम होता है, पाकिस्तान की गुल बकई के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन ताज्जुब देखिए कि पाकिस्तान में इनसे मुतल्लिक दो राय पाई जाती है। मलाला यूसुफ़ज़ई की हम बात कर रहे हैं और ताज़ा तरीन वाक़या ये हुआ है कि 7वीं जमात की जो किताब है सोशल स्टडीज़ की, उसको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने वापस बुला लिया है, जब्त कर लिया है। और वो इसलिए है क्योंकि एक फहरिस्त थी कौमी हीरो से मुतल्लिक, उसमें जहाँ दीगर हीरोज़ थे वहाँ मलाला यूसुफ़ज़ई की तस्वीर भी लगी हुई थी। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ की तरफ से गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है, राय का इजहार भी हो रहा है, दो राय भी एक्चुअली पाई जा रही है। लेकिन हमने अपने एनालिस्ट से यही पूछना है आज कि क्या मलाला कौमी हीरो हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हसन निसार साहब। देखिए, आपने दो राय की बात की है लीना, तो हम तो अजानों के औकात पे मुत्तफिक नहीं हैं और फ़र्क भी लंबा चौड़ा नहीं होता, सेकंड्स का फ़र्क भी नहीं होता बाद औकात। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, अंग्रेज़ी की एक सेइंग है बहुत मशहूर, उसका तर्जुमा है, कुछ लोग पैदाशी तौर पे अजीम होते हैं, कुछ मेहनत से अज़मत हासिल करते हैं, कुछ पे हालात अज़मत थोप देती है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। मलाला का केस भी कुछ ऐसा ही है। दूसरी बात जो समझने की है, मलक मेराज खालिद साहब मेरे एक बुजुर्ग थे, हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी रहे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे, स्पीकर नेशनल असम्बली रहे। वो कहते थे कि पार्टीशन के वक्त नोबडी डाइड बिकॉज फॉर पाकिस्तान। ये सुनने वाली बात है, नोबडी डाइड फॉर पाकिस्तान बट अ लॉट ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। हीरोज वो होते हैं जिनके बारे फैज ने कहा था, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। तो मलाला माशाल्लाह जिंदा भी है, हादसे में बच गई। इट वॉज एन एक्सीडेंट। मतलब अगर मैं शौकिया आप कह देना, मुझे अगर कोई ये होते होते बचा है 2-3 बार, तो अगर मैं फारिग हो जाता तो आप अगर मेहरबानी फरमाती तो कहती शहीद हो गए। क्या शहीद हो गए भाई, इन एक्सीडेंट है, एक हादसा है, दहशतगर्दी है। और दूसरी बात, पाकिस्तान के बच्चे भी अब उस लेवल पे अभी तक नहीं आए कि ये हीरोज और विलन्स का इंतखाब कर सकें। आपका यूथ क्या, बच्चे तो बच्चे हैं। अच्छा, आपके तो यूथ को कख समझ नहीं है, उनको क्या पता मलाला कौन है, क्या है क्या नहीं। इट वॉज एन एक्सीडेंट एंड शी वॉज लकी। उन्होंने रेस्क्यू किया और बाद में खास नुक्ता नज़र को प्रमोट करने के लिए उस बच्ची को उन्होंने इनकरेज किया। बहुत अच्छी बात है। मैंने पिछले दिनों से डिफेंड किया, जब कोई ख़ास तरह के लोग उसको हाउंड कर रहे थे, मुझे तो अब बात भी भूल गई है, मैंने उस बच्ची को डिफेंड किया है, वो और बात है। लेकिन हीरो शीरो और होते हैं भाई, जिनके पास ऑप्शंस हों और बंदा मौत के लिए ऑप्ट करे, वो हीरो होता है। अच्छा, जब चॉइस ही कोई नहीं। पार्टीशन के बाद हम कहते हैं बड़े लोगों ने कुर्बानियां दी, वो क्या कुर्बानी है, सिखों के जत्थे आए, कहानी खत्म। ओके, चलें, ठीक है, ठीक है। आपकी राय को हमने प्रिजर्व कर लिया। रीमा, आप अग्री करती हैं? नहीं लीना, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। कोई एक्सीडेंट नहीं था। तालिबान ने स्पेसिफिकली मलाला को आइडेंटिफाई करके उसको टारगेट किया था, उसे मारने की कोशिश की थी। ये मिरेकल है, वो बच गई। लेकिन सिर्फ ये मिरेकल नहीं है, उसके बाद जो मलाला ने किया, उससे पहले जो उसने किया, हर हीरो के डेफिनेशन पे वो पूरी उतरती हैं। वो एक छोटी बच्ची थी, 10, 11, 12 साल की। उन्होंने अपनी जो कम्युनिटी है उसमें तालीम के लिए, बच्चियों के लिए जो किया, वो उस पर लिखती थी। उनको पता था कि उनकी जिंदगी खतरे में है, वो फिर भी अपना एक्टिविज्म उन्होंने कंटिन्यू रखा। उनको गोली लगी, वो इम्तिहान दे के मेरा ख्याल है वापस आ रही थी, वो मौत के मुंह से बची लिटरली। उसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तान में वो करती थी बच्चियों की एजुकेशन के लिए, पूरी दुनिया में उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की। ज़हीन तरीन बच्ची है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना जो है बैचलर्स किया। वो इतने इश्यूज प्रोग्रेसिव उठाती हैं, इंसानी हुकूक के उठाती हैं, ह्यूमैनिटेरियन उठाती हैं। उन्होंने अपनी जो उनको एक जिंदगी मिली एक तरह से, उन्होंने उसका
इस तरह इस्तेमाल किया कि वो और अच्छाई दुनिया में लेके आ सकें। किसी मुल्क में भी वो होती हैं, वो अनडिस्प्यूटेड हीरो होती हैं। पाकिस्तान में तो लगता है एक सोची समझी एक मुहिम है, एक कैंपेन है उन्हें डिस्क्रेडिट करने के लिए, इस तरह की बातें उनके साथ, उनके वालिद के साथ जोड़ने की जिनकी कोई सच से कोई ताल्लुक नहीं है। और क्योंकि वो बच गई, और वो सक्सेसफुल है, पूरी दुनिया में उनका नाम है, एक तरह से एक जेलसी है या क्या वजह है जो हम नहीं मानते कि वो हमारी हीरो हो सकती हैं। तो ये पूरा एक प्रोपेगेंडा है। कभी आप एक्चुअली उनको निकाल के देखें, उसके अंदर फैक्ट्स कुछ नहीं है जो मलाला के खिलाफ पूरी कैंपेन्स चलती हैं। और किसी और मुल्क में होती ना, हम पाकिस्तानी भी उन्हें हीरो मानते, हमारे मुल्क की है, हमारे कुछ जज्बाती हम हो जाते हैं कुछ इश्यूज के बारे में, इसलिए हम उनको इतना कॉन्ट्रोवर्शियल बनाते हैं। बहुत अफसोस की बात है ये। और ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक से उनको पूरी ये भी कैंपेन थी अलीना, कुछ हमारे एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं जो कहते थे कि क्यों डाला है उन्हें, ये पूरा एक कैंपेन के रिजल्ट में हुआ है जो हुआ है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किया है। ओके, ठीक है, ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन जारी रहेगी। वेलकम बैक। शाद भट्टी साहब, आप बताइएगा, आप क्या राय रखते हैं इस टॉपिक पर? पहली बात तो ये है मैडम शेख के दुख और अफसोस की बात है कि किताबें उन्होंने वो जब्त की जिसमें मलाला की तस्वीर थी। क्या इससे मलाला ख़त्म हो जाएगी? क्या इससे मलाला को नोबेल प्राइज़ वापस ले लिया जाएगा? क्या इससे मलाला की शख्सियत ख़त्म हो जाएगी? पंजाब टेक्स्ट बोर्ड वालों, आपको मेरी तरफ से दोनों हाथों से सलाम। दूसरी बात है मैडम शेख कि ये जेलस कौम है, जल कुकड़ी कौम है, मैं ना मानू कौम है। यहाँ कायदे आज़म काफिर आज़म हैं, फातिमा जनाब भारतीय एजेंट हैं, लियाकत अली खान कत्ल हो गए, अयूब खान हाय हाय, भुट्टो के जनाजे पर 20 लोग थे, बेनज़ीर भुट्टो सिक्योरिटी एजेंट्स हैं, नवाज शरीफ गद्दार हैं, मुशर्रफ गद्दार हैं, इमरान खान पागल खान है और पता नहीं क्या क्या है। डॉक्टर कदीर का जो हाल है वो आपके सामने है। तीसरी बात, यहूदी एजेंट, दुश्मनों के हाथों में खेलने वाला मोरा और पता नहीं क्या क्या मलाला पर ये इल्ज़ामात लगाए गए। मेरे लिए मलाला सिंबल ऑफ मज़ामत थी, है। मलाला पाकिस्तान की बेटी है, प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, खुशी है कि नोबेल प्राइज़ उसे मिला है, शनाख्त है हमारी। मुझे इस बात पर भी दुख है कि हमने डॉक्टर अब्दुल सलाम को धक्के देकर इस मुल्क से निकाल दिया, लेकिन लफ्ज़ हीरो जो है, हीरो बनने में अभी टाइम है। मेरे लिए आखिरी 2 जुमले, मेरे लिए हीरो एतजाज़ था जिसने जप्पा डालकर दहशतगर्द को स्कूल में दाखिल होने से रोका और बाकी सारे बच्चे बच गए। मेरे लिए हीरो बलोर ख़ानदान है जिनको थ्रेट भी था, ऑप्शन भी थी, वो एक के बाद शहीद होते गए। मेरे लिए हीरो सिबकत गफूर है जो फ्रंट लीड पर तालिबान से लड़ता हुआ शहीद हुआ। मेरे लिए हीरो मियाँ इफ्तिखार हुसैन है जिसका इकलौता बेटा शहीद हुआ। मेरे लिए हीरो 75,000 वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने शहादतें दी और आज भी यही हैं, आज भी यही है, आज भी यही है, आज भी यही है, आज भी यही है। अगर ऐसा है तो फिर किताब में मलाला की पिक्चर शाये करने पर कबाहत क्यों? अलीना भट्टी साहब का जब 80% जवाब मैंने सुना, अगर मैं उनके साथ स्टूडियोज में होता उनके हाथ चूम लेता वाकई, लेकिन जो आखिरी 20% था ना, उसने मुझे समल करने से रोक दिया है। मलाला, आपका सवाल है कि हीरो है या नहीं? बच्चों मेरे ख्याल से मलाला हीरो नहीं है, सुपर हीरो है, और बच्चों की नहीं, पूरी कौम की, बल्कि पूरी दुनिया की। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने कैंपेन चलाई और उन लोगों को जो ये किताबें कॉन्फिस्केट कर रहे हैं और बात ये कर रहे हैं कि मलाला हीरो नहीं है। और ये जब बात होती है कि एक्सीडेंट था, किस किस्म का एक्सीडेंट था वो? उस बच्ची को पता था कि मैं तालिबान के खिलाफ बात कर रही हूं, और आप हामिद मीर का प्रोग्राम निकाल के देखें, तालिबान सामने खड़े हुए हैं, उनके सामने वो बात कर रही है कि लड़कियों के स्कूल को बंद ना करें, हमें पढ़ने का हक है, ये बात कर रही है। उस पर अगर कोई गोली आके मारता है, वो दहशतगर्दी है, वो एक्सीडेंट नहीं होता। खुदा के वास्ते हम अपना पता नहीं क्या यहाँ पे बच्चों को जब इस तरह की बातें एक्सीडेंट ही है। सर मैं मुकम्मल करूं, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है, इसके बाद आप मुकम्मल कर लीजिएगा। जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हम आवाम को कंफ्यूज करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। उस बच्ची को क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए, उसको क्यों ना माना जाए, अपने बच्चों को क्यों नहीं उसकी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी बताई जाए कि उसने क्या किया है। अलीना, मेरे साथ हुआ है, बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा कि पिस्टल दिखा के आपको मोबाइल छीन लिया जाता है, आपकी हिम्मत नहीं होती आप घर से बाहर निकले और गाड़ी में ड्राइव करें, क्योंकि ताकि वाकया वापस ना हो जाए। उस बच्ची को पता था, उसकी माँ उसको कहती थी कि तुम किताबें छुपा के जाओ, कहीं तुम्हें तालिबान ना
बात देख ले, वो कहती थी तालिबान जब अपनी बंदूक दिखा सकते हैं मैं अपनी किताबें क्यों ना दिखा सकूं। ये कहने पे, बच्चों की तालीम हासिल करने पे, उसको जो है आवाज उठाने पे उसको गोली का निशाना बनाया गया है। उसकी हीरोइज्म ये नहीं है कि वो बच गई है, उसकी हीरोइज्म ये कि उसने क्या किया था, उसने क्या कहा था, कॉज क्या था उसके, जिसकी वजह से उसको निशाना बनाया गया। आज भी मैं अपनी छोटी बच्ची को बता रहा था कि उसकी क्या कुर्बानियां हैं, कि तुम तो एक बड़े शहर में एक अच्छे स्कूल में पढ़ती हो, तुम बड़ी खुश नसीब हो। सवात में, वजीरिस्तान के कई शहरों में हमारी बच्चियों के स्कूलों को तबाह कर दिया जाता था, ये अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलती थी। इस लड़की ने वो काम किया है और अभी वो काम कंटिन्यू कर रही है, चाहे नाइजीरिया के बच्चे हो। आपको मैं एक अनफॉर्चुनेट बात बताता हूं, पाकिस्तान में कई स्कूलों को वो फंड करती है बच्ची, मलाला फंड जो है तो फंड करते हैं पाकिस्तान स्कूलों को, लेकिन आप उन स्कूल्स का नाम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि खदशा है कि उस स्कूल को निशाना बनाया जाएगा। उसी इंटरव्यू में वो बात करती है कि मैं दुपट्टा पहनती हूं क्योंकि पश्तून और मुसलमानों की ये रिवायत है, तो आप उस चीज को आप सेलिब्रेट नहीं करेंगे कि वो बताती है कि दुपट्टा पहनने से एक औरत की इंपावरमेंट कम नहीं हो जाती, वो औरत कमजोर नहीं हो जाती, वो औरत फिर भी अपना मुद्दा उठा के बात कर सकती है। वो आपको नहीं समझ आता। अजीब अजीब छोटी सी बातें लेके, अभी मैंने आज ट्वीट किया, लोगों के थ्रेड्स आ गए, क्या काम किया भाई? पढ़ो तो सही, क्या काम किया तुमने? क्या काम किया आज तक? बैठ के ट्वीट किया, ये काम किया। मतलब आप सोचे उस लड़की की हिम्मत कितनी थी कि तालिबान जिस वक्त रियासत बात नहीं करती थी, रियासत उस वक्त खेल रही थी, रियासत कहती थी गुड तालिबान बैड तालिबान, उस वक्त उस लड़की ने ये बात की थी। और हम कहते हैं कि उसने कौन सा ऐसा काम किया जो हीरो वाला काम कर दिया? कोई करके दिखाए, कोई अपनी बच्ची को बोले कि तुम जाओ तालिबान के सामने ये बात करो, कोई अपनी बच्ची को भेजे और कहे कि तुम कैंपेन चलाओ स्कूलों के लिए। हम घर से नहीं निकलने देते जिस दिन हड़ताल होती है या फिर हालात खराब होते हैं अपने बच्चों को। अजीब बातें, अजीब लॉजिक। मैं मतलब आई एम सॉरी, मैं जज्बाती हो रहा हूं, लेकिन ये इशू ऐसा है। अलीना, नहीं, कंप्लीटली जस्टिफाइड। जी अलीना, हर उस बात से तकलीफ है जी, आई हैव टू से समथिंग। हम ट्विटर इस्तेमाल करेंगे, वो भी वेस्ट का ही है, लेकिन जब वेस्ट की तरफ से हमें ऑस्कर मिलेगा तो हमें तकलीफ होगी। वो पोलियो वैक्सीन भेजेंगे तो हमें तकलीफ ठीक है, वो है हमारे लिए कोविड वैक्सीन भेजेंगे उसमें तकलीफ होगी, लेकिन गाड़ी उनकी इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल उनका इस्तेमाल करेंगे, ट्विटर उनका इस्तेमाल करेंगे गालियां देने के लिए, तब वेस्ट याद नहीं आता हमें। ठीक ठीक। हसन निसार साहब। अलीना, मैडम शेख, हाँ, पहली बात, एक मिनट मैं आती हूँ भट्टी साहब, एक मिनट बात सुनो। ये अगर हो सकता है आपका ये कैमरामैन दिखा सके, हकीमुल्लाह महसूद का फतवा है, ऊपर मेरी तस्वीर है, नीचे हामिद मीर की है। लाहौर पुलिस, मैं टीवी पे ये बात कर रहा हूं बिकॉज ये रिकॉर्ड पे है। 2 गैंग्स पकड़े गए जिनकी मैं हिट लिस्ट पे था। अब अगर मैं उनके काबू, अब मेरे बच्चे भी जाते रहे, तो मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। अगर मैं उनमें से किसी की गोली का निशाना बन जाता, मैंने तो अपना स्टांस चेंज ही नहीं किया। हीरोज की डेफिनेशन और होती है। दहशत गर्दी के निशाने से हमदर्दी हो सकती है, उसके लिए कोई उज्व अपना डोनेट किया जा सकता है। हीरोज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मैं कह रहा हूं 2 गैंग्स, एक को इंटेरोगेट राना सनाउल्लाह ने खुद किया कि इनका क्या हिट लिस्ट पे टॉप पे इस आदमी का नाम क्यों है? तो मैं किसी की गोली का निशाना बन जाता, मैं हीरो। चूंकि स्टांस मैंने भी नहीं चेंज किया। वो हीरोज बहुत बड़ी चीज है हमारे यहां, चूंकि कैद है। ढंग की बात करें। मैंने उस बच्ची को डिफेंड किया पिछले दिनों, जो अभी ये बात कर रहे थे मैडम शेख, ये किस, पता नहीं, मैं भूल गया हूं। 1 मिनट यार, लेट मी कंप्लीट। वो जो बात कर रहे थे अभी ये बच्ची के बारे में, पिछले दिनों को कैंपेन चली, मैंने डिफेंड किया उसको। उससे हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत, उसका इज्जत एहतराम, बट खुदा का वास्ता हीरोज आर वेरी डिफरेंट। हमारे यहाँ चूंकि कहते हैं हीरोज का, तो हम शुरू हो जाते हैं हीरो क्या, ठीक है, अच्छा किया उसने। एज होनी चाहिए। मतलब मैंने अभी आपको मिसालें, चलो बस मैंने बात कर दी है। एक लड़की जब तालिबान के सामने खड़े होकर कहती है कि मुझे पढ़ने की इजाजत होनी चाहिए, लड़कियों को। एक मिनट भट्टी साहब, भट्टी साहब आती हूँ मैं आपके पास। शहजाद को बोलने दें। जी शहजाद। मैं कह रहा हूँ, अभी मैंने आपको बताया कि उसको गोली मार के उसका सरवाइव होना, कोई उस वजह से उसको हीरो नहीं कहता है। जिस कॉज के लिए वो खड़ी थी, तालिबान के सामने खड़ी थी। अगर उसको हीरो ना माने तो किसको माने? मुल्ला फजलुल्लाह को माने, एहसान को माने, किसको माने? जो कि बच्चियों के स्कूल तबाह कर रहे थे उनको माने। उसी को आप हीरो मानेंगे ना, जो कि उनके सामने डट के खड़ी हुई थी और जिसकी कॉस्ट उसने पे की है। मैडम शेख, अब हम ये कहें कि वो बाहर इसके हाथ में
एजेंडा भाई पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के लिए बात करती है, क्या बुराई है इसमें? और किसने भेजा था बाहर वो भी वो ठीक है। मैडम शेख जी जब ये वाकया, जब ये हादसा मैडम शेख, शहजाद साहब की हमने शहजाद साहब की सारी बातें दुरुस्त मानता हूं मैं, सारी बातें, लेकिन हम ना फजलुल्लाह को, ना हकीमुल्लाह महसूद को, ना किसी को हीरो नहीं मान रहे। मलाला को हमारी शनाख्त है, बेटी है, पाकिस्तान की इज्जत है, खुशी की बात है। लेकिन खुदा के लिए हीरो की डेफिनेशन तो हीरो क्या होता है? मैदान में रहता है हीरो, मैदान में खड़ा होकर लड़ता है हीरो, जान देता है या जान लेता है, ये नहीं होता खड़ा होकर जान देता है हीरो मैदान में, ये नहीं होता कि हीरो मैदान छोड़ जाए कि वापस ना आए। खुदा के लिए कुछ ना कुछ तो करें यार। अच्छा। आपकी सारी बातें आपके जज्बात आंखों पर, रीमा से इसका जवाब लेते हैं, रीमा से इसका जवाब देते हैं। क्या हम ये कह रहे हैं यहाँ की मलाला बच गई इसलिए वो हीरो नहीं है? अगर वो शहीद हो जाती तो वो हीरो बन जाती। भट्टी साहब जवाब देने का मौका दें प्लीज। बच गई जी। मुझे एक कई शहीद हुए हैं। अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे, अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे, लेकिन ये मुल्क उसका है। खड़ी है बच्चियों की पढ़ाई। भट्टी साहब प्लीज जवाब देने दें। वो लोग जिनके वालिद फौत हो गए, बच्चे फौत हो गए, माएँ फौत हो गई, अकेले बैठे हुए हैं अभी भी इसी मुल्क में बैठे हुए हैं, और भाई फौत हो गए, बाप फौत हो गए, बेटे फौत हो गए, अकेले बैठे हुए इसी मुल्क में। भट्टी साहब ना आपको सुन पा रहे हैं ना किसी और को सुन पा रहे हैं। भट्टी साहब रीमा सॉरी मैं एक मिनट। हीरो है भट्टी साहब ना आपको सुन पा रहे हैं ना किसी और को सुन पा रहे हैं। एतजाज हीरो है। ओके भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब दूसरे की बात अब सुने, आपका पॉइंट आ गया, अब दूसरे का पॉइंट सुने प्लीज। भट्टी साहब का माइक म्यूट करें। ओके भट्टी साहब का माइक म्यूट करें 2 सेकंड के लिए। भट्टी साहब प्लीज दूसरे की बात सुने और उसके बाद अपना पॉइंट दरमियान में करें। नहीं आप दूसरे का छोटा सा पॉइंट सुने उसके बाद आपका पॉइंट, ठीक है जी रीमा क्विकली प्लीज। मुझे ये सुन के मतलब आंखों में आंसू आ रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अगर मलाला ना बचती, अगर वो शहीद हो जाती तब वो हीरो। किसने कहा भाई? लेकिन क्योंकि वो बच गई इसलिए हमारे लिए हीरो नहीं है। ये पाकिस्तान में अगर डेफिनेशन है हीरो की उसको तब्दील कीजिए। ये किसी मुल्क में हीरो की डेफिनेशन नहीं होती। उससे पहले वो क्या कर रही थी? 10-11-12 साल की बच्ची तालिबान के खिलाफ खड़ी थी, उसको पता था उसकी मौत, उसकी जिंदगी खतरे में है, लेकिन फिर भी वो इतने काम से नहीं रुकी। उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी बच्चियों की एजुकेशन। क्या हमारे मुल्क में हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारी बच्चियां जो है उनको तालीम मिले? हीरो का क्या और मतलब होता है? हीरो का यही मतलब होता है जिसके ऊपर हमें फख्र हो, जो भट्टी साहब कह रहे हैं उन्हें फख्र है, जिसको हम चाहें हमारे बच्चे एम्यूलेट करें, वैसे बने। क्या हीरो और क्या होता है? चले एक जवाब। ठीक है रीमा आपका पॉइंट आ गया। आपका पॉइंट आ गया। मुझे हसन साहब और भट्टी साहब से जवाब लेने दें, फिर मैं शहजाद साहब का पॉइंट भी लेना चाहती हूँ। ठीक है। रीजन है कि हम बाकी लोगों से जिनसे कंपेयर करते हैं ना, एपीएस सर्वाइवर से, वो भी कहते हैं कि हम कंपेयर ना करें। आपका पॉइंट आ गया। हम नहीं चाहते कि आप मलाला को अंडरमाइन करें। ठीक है, परफेक्ट रीमा आपका पॉइंट आ गया। मुझे क्लोज करना है, मैं चाहती हूँ मैं सबका पॉइंट ले लूं। जी भट्टी साहब प्लीज मुख्तसर रखिएगा। देखिए मैडम शेख, यानी कि ये किसी ने नहीं कहा कि अल्लाह मलाला को लंबी जिंदगी दे। ये किसने कहा है कि वो शहीद हो जाती तो हीरो थी, ना शहीद होती तो हीरो नहीं है? बिल्कुल कौन कहता है? सर अभी आपने कहा मुल्क छोड़ के चले गए बाहर। मेरा कहने का मकसद ये है कि उन सारी बातें और बात है मुल्क वापस आए। हीरो होता है वापस आके वहीं से जद्दोजहद शुरू करें जहाँ खत्म की है। अच्छा। वहीं से करें। ये मुल्क उसका है, हम सारे ठीक है जी। यही पॉइंट मैं शहजाद के पास लेके जाना चाहती हूँ। ये नहीं होता कि आप वहाँ बैठ के तो आप करें। क्या पाकिस्तानी रियासत उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है? मुझे प्लीज। और भाई हीरोज को मरने का खौफ नहीं होता। हीरोज को मरने का खौफ नहीं होता। मुझे शहजाद साहब की बात सुनने दीजिए प्लीज। खौफ से बालातर होते हैं। मैं शहजाद साहब की बात सुनना चाहती हूँ। ठीक है भट्टी साहब मुझे शहजाद की बात सुनने दीजिए। मैं आपके मरने का खौफ नहीं होता। से बालातर होते हैं।
या वो जानबूझ के अपनी मलाला कौन सी डेफिनेशन है ये? ओके जी, वही हीरो होते हैं। रीमा मियां प्लीज इफ्तिखार लेट मी हुसैन लिसन टू का शहजाद। इकलौता बेटा Thank you. शहीद हुआ, मियां इफ्तिखार हुसैन मौजूद है, बशीर बलोर शहीद हुआ, गुलाम बलोर मौजूद है। हीरो ओके भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया, वो जिंदा आपका पॉइंट आ गया भट्टी साहब, प्लीज। दुनिया की बच्चियों के लिए, तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए जिंदा रह के कर पा रही है। ओके जी, जिंदा है वो कर सकती है। शहजाद साहब, शहजाद जिन लोगों की आप बार बार बात करते रहते प्लीज हैं, मुझे मलाला शहजाद की के बात सुनने ना जोड़े जी। जैसे मुल्क की दौलत लूट के भाग गई है, वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर गई थी और अभी रिसेंटली आई थी, तो स्टेट सिक्योरिटी किस लेवल की थी उससे आप अंदाजा लगा लें कि उसकी जान को कितना कितना खतरा है यहाँ पे। मैंने अभी आपको मिसाल दी, जो पाकिस्तान में स्कूल वो फंड करती है, उनका नाम नहीं लिया जाता, बताया नहीं जाता ये फंडेड मलाला है, क्योंकि खर्चा होता है उनको। और जितनी स्टेट सिक्योरिटी, क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आप जरा स्टेट से पूछते हैं क्या रोजाना उसको इतनी सिक्योरिटी दे सकते हैं ताकि उसकी जान महफूज रहे? अगर दे सकते होंगे तो आई एम श्योर वो भी आना चाहिए, लेकिन कोई ये सर दर्द लेना नहीं चाहता कि लड़की को दोबारा सिक्योरिटी दी जाए ताकि खुदा न खास्ता वापस कोई ऐसा हादसा हो जाए। 24 करोड़ इसी ठीक है जी, शहजाद साहब आपका पॉइंट आ गया। 24 करोड़ ओके, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन जारी रहेगी। वेलकम बैक। गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके रद्द अमल ने हुकूमती वज़रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहबाज शरीफ ने कुछ अपने केसेस का भी जिक्र किया, FIA के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, उनको हम ज़ेर बहस भी लाए थे। जनाब, इसके ऊपर वफाकी वज़रा कहते हैं, खासकर फवाद चौधरी साहब जो कि बड़े डोमिनेंट थे इसमें, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से अपील की है कि जितने भी हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस हैं मुल्क में, उनको बराह रास्त यानी लाइव टेलीकास्ट किया जाए टीवी के ऊपर, उनकी समात दिखाई जाए। अब हमने अपने एनालिस्ट से ये पूछना है, क्योंकि नून लीग इसके ऊपर आमादा हो गई है। गुज़श्ता रात मुख्तलिफ TV चैनल्स में ये इशू ज़ेर बहस आया। नून लीग के एहसन इकबाल हों जिन्होंने कहा कि हाँ जी खैर मकदम करते हैं हम, इसका बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए, या फिर अताउल्लाह ताड़ा हो जिन्होंने कहा कि जी न सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस बल्कि नून लीग के जितने भी केसेस हैं सबको आप लाइव टेलीकास्ट करें। तो अपने एनालिस्ट से हमने ये पूछना है कि जी क्या कानूनी पेचीदगियाँ हो सकती हैं, क्या अब जब दोनों साइड्स राजी हो गई हैं तो इम्पैक्ट क्या होगा, क्या ये मुमकिन भी है या नहीं? और इसके लिए बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूँ है कि बराह रास्त समात का फ़ायदा होगा किसको, हुकूमत या अपोजिशन? ये ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। रीमा, चूँकि कानूनी मामला भी है तो आपसे आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का। बुनियादी सवाल का तो आप जवाब देंगी ही, साथ ही साथ थोड़ा सा ये भी बताइए, अब जब दोनों फरीकैन मुत्तफिक हैं इसके ऊपर एटलीस्ट आउट ऑफ द कोर्ट, तो क्या कुछ कानूनी पेचीदगियां भी होंगी जिनको डील करना होगा? अलीना, जो आपका सवाल है कि ऑपोजिशन को फायदा होगा या गवर्नमेंट को होगा, मेरे ख्याल है इतना शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए। अगर हमारा जुडिशल सिस्टम ओपन होगा, हेयरिंग्स प्रोसीडिंग्स ओपन होंगी, तो ट्रांसपेरेंसी को फायदा होगा, पब्लिक गुड एक तरह से जो है वो प्रमोट होगी, फेयर ट्रायल को फायदा होगा, तो ट्रूथ को फायदा होगा। तो मेरा ख्याल है इस पर्सपेक्टिव से हमें इस इशू को देखना चाहिए, इसको रिड्यूस नहीं करना चाहिए इस वक्त गवर्नमेंट और ऑपोजिशन में। ठीक है। अच्छा रीमा, कानूनी पेचीदगियों से मुतालिक भी मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि क्या क्या कानूनी पेचीदगियां हो सकती हैं और क्या इतना आसान होगा जितनी आसानी से दोनों पार्टीज मुत्तफिक हो गई हैं इस पर? अच्छा, कुछ तो लीना इसमें रेट्रिक है कि हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस, ये कौन डिसाइड करेगा कि हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस क्या होते हैं? हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा था कि उनकी जो रिव्यू पिटिशन है वो भी लाइव टेलीकास्ट हो या स्ट्रीमिंग की ऑप्शन हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बहुत दिलचस्प थी। सब जजेस ने एग्री किया कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक हक है हर पाकिस्तानी शहरी का। 4 जजेस ने कहा कि उनकी रिव्यू पिटिशन को लाइव स्ट्रीम किया जाए और जो अदालत है वो इसके अरेंजमेंट्स करे कि उनकी जो रिव्यू पिटिशन है उसको टेलीकास्ट किया जाए। जो मेजॉरिटी जजेस हैं उन्होंने इससे तो एग्री किया कि प्रिंसिपल दुरुस्त है, लेकिन उस केस में उन्होंने कहा अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मजीद इस पे फुल कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे तो ये सिचुएशन है। इसमें ज्यादा जो डिस्क्रेशन है वो जुडिशरी की होगी। ब्रिटानिया में जो है एक केस चल रहा है, वहां पे जो स्काई है एक मीडिया उनका चैनल, वो चाह रहे हैं कि वहां पे भी हर ट्रायल जो है वो लाइव टेलीकास्ट हो या स्ट्रीमिंग की ऑप्शन अवेलेबल हो। वो दिलचस्प एक बहुत चीज है। अमेरिका में ट्रायल्स जो है अक्सर वो होते हैं टेलीकास्ट,
सो अगर हम इसको देखें, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं। पाकिस्तान में मुझे लगता है इस पे रेट्रिक ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल काम कोई नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था, अभी तो डिटेल जजमेंट भी नहीं आई, सब मानते हैं ये अच्छी चीज होगी, लेकिन ये जो हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस है ये बहुत वेग कैटेगरी है। मेरा ख्याल है इसको ब्रॉडन करने की, बेहतर डिफाइन करने की जरूरत होगी। ये वेग है, ठीक है, आप कोई ऑप्शन नहीं ले रही है लेकिन समझती हैं कि ट्रांसपेरेंसी को फायदा होगा। भट्टी साहब से जरा उनकी ऑप्शन और मौक़िफ़ जानते हैं। भट्टी साहब क्या समझते हैं? पहली बात तो ये कि जैसे रीमा साहबा ने फरमाया कि हाई प्रोफाइल केसेस क्या होते हैं। नवाज शरीफ साहब का केस हाई प्रोफाइल केस है, जरदारी साहब का केस हाई प्रोफाइल केस है, टीटीज़ वाला केस हाई प्रोफाइल केसेस हैं। ये जिनको हमने हुक्मरानियाँ दी या जो सो कॉल्ड बड़े हैं हमारे, या जिन्होंने हमें दोनों हाथों से लूटा और लूट के बाहर जदादें बनाई, ये सारे हाई प्रोफाइल केसेस हैं। इसी तरह ये शुगर वाला हाई प्रोफाइल केस है, इसी तरह अद्वियात वाला हाई प्रोफाइल केस है, इसी तरह निजी बिजली घाट डाके वाले हाई प्रोफाइल केसेस हैं, इसी तरह ये जो रिंग रोड का, इसको भी आप हाई प्रोफाइल केस कह सकते हैं। तो इट पट्टो ते थल्लो हाई प्रोफाइल केस निकलता है। हाई प्रोफाइल केस की कोई वेग टर्मिनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम को पता है कि हाई प्रोफाइल केस कौन से हैं। नंबर 2, ना होगा 9 मन तेल, ना राधा नाचेगी। पहली बात तो ये कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं कि हम अपील करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दोनों को सूट नहीं करता। ये टीटीज़ वाला केस शहबाज शरीफ साहब को सूट करता है कि जब उनसे पूछा जाता है ये क्या हुआ, कहते हैं मेरे अहले खाना से पूछो, ये क्या हुआ मेरे बच्चों से पूछो, ये क्या हुआ कि फ़लस्तीन में हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, ये क्या हुआ तो मैंने ये किया है। नवाज शरीफ साहब ने किसी बात का जवाब दिया हो, मरियम साहबा ने किसी बात का जवाब दिया हो, जरदारी साहब ने किसी बात का जवाब दिया, और ये जो इस हुकूमत के अंदर बैठा हुआ माफिया हैं ये चाहेंगे कि इनकी लाइव नशरियात हों। नंबर 1। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट भी इजाज़त देगी इस बात की। मुझे नहीं लगता, क्योंकि शौकत सिद्दीकी साहब भी कह चुके, फायज़ ईसा साहब भी कह चुके, और भी बड़े लोग कह चुके। तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि इनको लाइव नशरियात करे। और अगर ये हो गया लाइव, तो फिर भी इस मुल्क में कुछ नहीं, किसी को कोई फायदा नहीं होना। ये कौम आज भी मुजरमों को सर पर बिठाती है। कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, उन पर गुलबाशियां करती है, रैलियों की सूरत में जेलें लाती है और रैलियों की सूरत में घर ले जाती है। कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो अगर पहले तो होना ही नहीं, अगर हो गया तो किसी को कोई फायदा नहीं। किसी को कोई फायदा नहीं होना, लेकिन शहबाज शरीफ के लगाए गए इल्जामात से मुतल्लिक जो जरूर रीमा। अच्छा लीना, थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं। मैं ये नहीं कह रही थी कि हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस क्या हैं इसका किसी को नहीं पता। आपकी डेफिनेशन हो सकती है, मेरी हो सकती है, शायद बहुत से लोग अग्री करें कि आपके पॉलिटिशियंस जो हैं उन पे करप्शन के चार्जेस हैं, वो हाई प्रोफाइल बन जाता है। लेकिन अगर आपने अदालत के रूल्स बदलने हैं, वो सिर्फ हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस के लिए नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस जाते हैं, क्या उसको भी आप हाई प्रोफाइल समझेंगे? क्या आपको हर केस में एक ये ओवरऑल रूल आप ये बनाएंगे कि टेलीकास्ट या लाइव स्ट्रीम होंगी, प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड होंगी, या आप सिर्फ मखसूस केसेस के लिए बनाएंगे? हम लोग तो बात ऐसे कर सकते हैं कि हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस, लेकिन जब आपने रूल्स तब्दील करने होते हैं, कवानीन बनाने होते हैं, वो इस तरह डिफाइन नहीं होते, उसमें आपको ज्यादा क्लियर होना होता है। सब चीजों की वजाहत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मैं प्लीज पढ़ना चाहूंगी, ये उनका ऑर्डर है जस्टिस काजी फाइज ईसा के मामले पे। उन्होंने कहा है कि The right of the people to have access to information in matters of public importance is recognized. Details and modalities are to be decided by the court on the administrative side. अब ये डिटेल्स और मोडालिटीज क्या हैं, यही बहस है कि आप क्या लोगों की प्राइवेसी के लिए कुछ चीजें छुपा सकते हो, क्या आप हर चीज स्ट्रीम करोगे, क्या पार्टीज की कंसेंट की जरूरत है, इस तरह के बहुत सी चीजें सिक्योरिटी के मामले पे किस तरह से होगा, वजह होना जरूरी है, क्लैरिटी आना जरूरी है। भट्टी साहब कुछ कह रहे हैं, भट्टी साहब जवाब देना चाह रहे हैं।
हाँ मैडम शेख, ये काबिल एहतराम रीमा साहबा जो कह रही हैं वो टेक्निकल चीज़ है, वो सुप्रीम कोर्ट का उसके बारे में जो डिसाइड करते हैं। बात है हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस, आपका सवाल है हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस। मैं उस पर बात कर रहा हूं कि इस मुल्क में हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस, मेगा स्कैंडल्स 169 थे, आप उसमें से कुछ निबट गए, कुछ 100 के करीब हैं या 100 से कम हैं, और इसमें शामिल कर ले कम से कम पैनामा हाइस है, ये टीटी हाई है, जाली अकाउंट्स हाई है, ये सारे हाई, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट की वो जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो क्या कहती हैं, वो एक सेपरेट इशू है। और वो 184C ये करप्शन केसेस में तो नहीं आता ना, इसी तरह बाकी सारे वो सेपरेट इश्यूज हैं। तो हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस, करप्ट लोगों के हाई प्रोफाइल, मेरे बड़े जिनको मैंने कंधों पे बिठाया, जिनको मैंने वोट दिया हर हुकूमत में, और जिन्होंने मुझे लूटा दोनों हाथों से, वो है हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस। ठीक है सर, रीमा रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस को? मैं फिर हसन निसार साहब का ओपिनियन जानना चाहती हूँ। जी एलिना, देखिए फिर से मैं रिपीट करती हूँ, कानून साजी जो है और जो आपको प्रोसीजर्स तब्दील करने पड़ेंगे अगर आपने लाइव स्ट्रीमिंग की ऑप्शन देनी है लोगों को, उसके लिए बहुत सी वो टेक्निकल डिबेट ही है। आप ये नहीं कह सकते कि आप टेक्निकलिटीज हटा दें, तो वो सिर्फ हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस के लिए नहीं होगा, उसमें आपको मज़ीद इजाफा करना पड़ेगा। तो इसको बिल्कुल हमें रिटोरिकली या पॉलिटिकली नहीं देखना चाहिए। ये एक फेयर ट्रायल के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मैं तो हक में हूँ ट्रांसपेरेंसी के लिए, लेकिन सिर्फ करप्शन केसेस के लिए नहीं, मजीद इसमें इजाफा करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पूरा वज़ा करना पड़ेगा। अच्छा, मैं हसन निसार साहब के पास लेके जाना चाहती हूँ। ये चीज एक और ट्रायल भी होता है हसन निसार साहब, मीडिया ट्रायल। हम देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी होती है, बहुत बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं। क्या आपको लगता है ये इकदाम उठाना चाहिए जब हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ गई हैं और कहती हैं जी बराह रास्त समाअत होनी चाहिए? फ़ायदा किसको होगा? पता नहीं है, ये एक पेज पूछ किधर से होता है। ये एक पेज पे, ये पेज पानी के ऊपर होता है, पानी पे लिखे हुए पेजेस हैं ये सारे। देखो बुनियादी तौर पे जो आप, मैं इसका एक और तरह का, दैट्स द वे आई लुक एट दीज थिंग्स। ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्कों में इंसानी इंसाफ जो है वो बहुत मजबूर, बहुत महदूद और बहुत माजूर होता है। नखरे ढोंग अपनी जगह, 2 करोड़ बंदे के कातिल को आप कहो कि जी इसको 20 बार फांसी एक बार होती है भाई। करोड़ बंदा मारा है मैंने, क्या इंसाफ? देखो फायदा उसको होगा, ये होता है नहीं होता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन अगर होता है, अस्यूम कर रहे हैं हम, तो फायदा उसको होगा जिसका वकील बेहतर होगा, जिसकी दलील बेहतर होगी, सबूत नाकाबिले तरदीद होंगे। एक अमेरिकन फिल्म है डार्क जस्टिस, जज को पता होता है चोर है, ये कातिल है, वो कुछ नहीं कर सकता। ये मिस्त्रियों का काम है भाई। मिस्त्री कैसा है? जिसके पास बेहतर मिस्त्री होगा, he'll get away with everything। वो फिर डार्क जस्टिस में जज रात को भेस बदल के वो लोगों को पनिश करता है। सिंबॉलिक बात है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अ मूवी। तो ये छोड़ें आप, देखते हैं होता क्या है इस मुल्क में। 73 साल बथेरे डैश ड्रामे हुए, तो बड़े कमीशन बने। हाँ, इंतजार करें, बाकी अमी तजिए मुझे तबसरे तुबसरे दायर हैं, हमारे काम का हिस्सा है, अदरवाइज क्या है। अच्छा ठीक है, शहजाद इकबाल साहब। जी अलीना, सबसे पहले तो आपका जो सवाल है कि फायदा किसको होगा, मेरे ख्याल से केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा। अगर कहीं पे केस बहुत तगड़ा होगा ऑपोजिशन का, और वहां पर जिस तरह के रिमार्क्स हमने कुछ अभी हालिया केसेस में देखे हैं कोर्ट्स के जो आए हैं, जो बेल ऑर्डर्स में, चाहे वो ख्वाजा आसिफ का हो, एहसन इकबाल का हो, तो मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए बड़ा मनफी साबित होगा। इसी तरह अगर कहीं पे अदालती कार्रवाई होती है और शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट पे पैसे कैसे आए, आप सुलेमान से पूछे, लेकिन सुलेमान बाहर है, तो वहां मेरे ख्याल से ऑपोजिशन के लिए वो बड़ा मनफी होगा। लेकिन मैं उस पर तफसील से बात करता हूँ। ये जो डिबेट हो रही थी कि इस वक्त जो मोडालिटीज है या प्रोसीजर नहीं है,
अब मैंने थोड़ा बहुत जो मुझे याद हो, जो मैंने पढ़ा है, ओजे सिम्पसन का केस जो था बड़ा हाई प्रोफाइल केस था और जज ने इस बात की इजाजत दी थी कि आप इस केस को टीवी कैमरास के जरिए और टीवी चैनल्स के लिए टेलीवाइज कर सकते हैं। और उसका जो वर्डिक्ट डे था, जो ट्रायल जब उसका मुकम्मल हुआ, जो वर्डिक्ट डे था, 8-9 चैनल्स ने शायद उसको कवर किया था और उसकी कवरेज कहते हैं कि आज तक की सबसे ज्यादा कवरेज है, जब 15 करोड़ लोगों ने उसको देखा था अमेरिका में, जो कि तकरीबन उनकी आबादी का उस वक्त शायद 55 से 60% बनता था। तो उस वक्त वो जज ने इजाजत दी थी। और ऐसा नहीं कि अमेरिका में हर केस जो है वो टेलीवाइज होता है, तो मेरे ख्याल से एक तो जज की भी स्वादीद है, लेकिन हाँ, अगर आप मोडेलिटीज और प्रोसीजर्स के लिए बनाना चाहते हैं तो बना लें, ताकि एक डिस्क्रिमिनेशन ना रहे कि कौन सा केस सुनना है, कौन सा केस नहीं सुनना है। और इसकी मिसाल, जैसे कि अभी फाइज़ साहब के केस की बात हो रही थी, जब फाइज़ साहब रिव्यू में गए थे तो उन्होंने कहा था कि इसकी लाइव टेलीकास्ट हो, तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि उस वक्त हुकूमत का मौकिफ क्या था एडिशनल अटॉर्नी जनरल के तहत की तरफ से। उन्होंने कहा था कि अगर आप इसकी इजाजत देंगे तो फेडरेशन जो है वो अदालती कार्रवाई को बराह रास्त दिखाने की मुखालफत करेगी। तो उस वक्त हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं अटॉर्नी जनरल या एडिशनल अटॉर्नी जनरल, तो उन्होंने इस बात की मुखालफत की थी। इसी तरह मैं कह रहा हूं अभी बहुत सारे नैब के ऐसे केसेस हैं जिसमें हुकूमत, जब हम कहते हैं हाई प्रोफाइल केसेस, तो ऐसा लगता है कि हम बात कर रहे हैं जहां पे अमाउंट बहुत ज्यादा है या नोन शख्सियात पॉलिटिशियंस हैं, उन केसेस की हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं। लेकिन बिलखसूस वो केसेस जिसपे हुकूमत ने करप्शन का नैरेटिव बनाया हुआ है, इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वुज़रा ने, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की दौलत को लूट कर खा गए, अब हम आए हैं, इनको सजाएं भी दिलवाएंगे और लूटी हुई रकम वापस भी लेकर आएंगे। तो अलीना, हैरत इस बात पे होती है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसपे हुकूमत तो उम्मीद लगाकर बैठी हुई है, लेकिन नैब का केस वहां पे करप्शन का होता ही नहीं है। नैब कहता है ये केस है मिसयूज, मैं मुकम्मल कर प्लीज, वहां पे केस होता है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का, वहां पे केस होता है आमदन से ज्यादा असासे बनाने का, वो केस करप्शन, किकबैक और इसका होता ही नहीं है, कमीशन का। तो अगर वो केसेस साबित हो भी जाते हैं हुकूमत के हक में, ऑपोजिशन के खिलाफ जाकर, तब भी वो लूटी हुई रकम वापस नहीं आनी। और ये जो जजमेंट्स हैं, आप सोचें ना, अगर टेलीवाइज होंगी, हम तो अभी बताते हैं, उस वक्त जब ये जिरा होगी वहां पे या अदालत में सवाल होगा और वहां पे नैब का कोई प्रोसिक्यूटर ये कहेगा कि नहीं, ये करप्शन का केस नहीं है, इन्होंने अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया था, जिससे हमें लगता है थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है कौमी खजाने को। तो वहां पे इस केसेस में मुझे कैसे बताएं कि कैसे बेनिफिट मिलेगा हुकूमत को, वहां पे नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल से केस टू केस डिपेंड करेगा, बट वैसे आई एम ऑल फॉर इट, आप करें, इससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आवाम भी देखेगी कि कार्रवाई कैसे होती है, किसका क्या केस है। आई थिंक आई एम ऑल फॉर। ठीक है अलीना, एक दो बातें प्लीज। जी रीमा, जरूर। अलीना, शहजाद से रिस्पेक्टफुली, शहजाद साहब, अमेरिका में एक एड हॉक ओजे सिम्पसन जो ट्रायल था, वो एड हॉक, एक आउट ऑफ द ब्लू नहीं हुआ था कि कोर्ट ने अलाउ किया था कि उसको टेलीकास्ट किया जाए। अमेरिका में जो ट्रायल्स होते हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे अदालतों ने फैसला कर लिया था कि उसमें कोई कदगन नहीं है कानूनी तौर पे या जुडिशली कि आप ट्रायल्स दिखाएं। तो वो फैसला 90s में ही हो गया था अमेरिका में। अब अदालत की डिस्क्रेशन है कि कुछ सेंसिटिविटीज अगर है किसी केस में, किसी बच्चे के बारे में है, सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, अगर आपने प्राइवेसी के लिए कुछ करना है तो अदालत उसमें कुछ हद तक पाबंदी लगा सकती है, ये अदालत का फैसला है। लेकिन अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं होती टेलीकास्ट, एक दिलचस्प डिफरेंस है। यूके में सुप्रीम कोर्ट की होती हैं, ट्रायल कोर्ट की नहीं होती, क्योंकि उन्होंने एक फैसला किया है। भारत में भी मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने फर्क फैसले किए हैं। तो ये नहीं हो सकता कि कल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट कहे कि हम तो बस प्रोसीडिंग्स जो है वो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। उससे पहले आपको जुडिशियल साइड पे एक फैसला करना पड़ेगा कि क्या ये पाकिस्तान में पॉसिबल है, इसमें क्या सिक्योरिटी रिस्क है, क्या प्रिकॉशंस हमें उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे। ठीक है, एक सेकंड अलीना, फिर अदालतों के पास डिस्क्रेशन होगा या नहीं, एक्सेप्शंस है। प्लीज एटलीस्ट हमें प्रोसीजर समझना चाहिए। लेकिन जी भट्टी साहब, मैडम शेख, जल्दी से। पहली बात तो ये है कि मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि अमेरिका और यूके को अल्लाह के नाम पे अपने इन ठग्गों और गंड कप्पों और इन चोरों और डकैतों से दूर रखें। अमेरिका और यूके में इल्जाम लगता है तो वो हो जाते हैं। भट्टी साहब मिसाल दे रही हैं, वो भट्टी साहब मिसाल जो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और नहीं, मिसाल उनकी की मिसाल किस की दे, मिसाल किससे मिला? ऑरेंज को एप्पल से क्यों मिला? हमारे यहाँ तो मानते ही कोई नहीं है। सजाएं हो चुकी हैं,
फिर अच्छा, ठीक भी है। इमाम खुमैनी है पाकिस्तानी, सजाएं हो चुकी हैं, फिर भी कदम बढ़ाते रहे। ये अमेरिका बरतानिया में होता है, मुंह भट्टी छुपाते हैं साहब, वहाँ अमेरिका मिसालें बरतानिया देने में का लोग मकसद कि अगर उन पर इल्जाम भी लग जाए, उनके बच्चे मुंह मुझे छुपाते तो हैं। समझ अगली नहीं आ नस्लें, रही, मैं निक्सन, किस बात कर रही हूँ? क्लिंटन का क्या हुआ था मैडम शेख? क्लिंटन का क्या हुआ था? क्लिंटन का, क्लिंटन पे इम्पीचमेंट किस पे हुई थी? एक झूठ पे। निक्सन की किस पे जाना पड़ा था? एक झूठ पे। यहाँ तो कदम कदम पे झूठे हैं और झूठ बोल के निकल जाते हैं। क्या अमेरिका, क्या बरतानिया, यहाँ की मिसालें दें, यहाँ का बात करें, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। इन बड़ों का हमारा निजाम इतना फरसूदा हो चुका है कि बड़े जब फंसते हैं आंखों में हमारे आंसू आ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। हमारा सुन लेना भट्टी साहब, उनकी भी सुन ले। जमहूरियत खतरे में पड़ गई, निजाम खतरे में पड़ गया, मुल्क खतरे में पड़ गया, पाकिस्तान खतरे में पड़ गया, कौम खतरे में पड़ गई। अरे भट्टी साहब किधर लेके जा रहे हैं बात को? सुन ले, वो कुछ कह रही है रीमा। कर रहे हैं ये अलीना, मुझे समझ नहीं आ रही भट्टी साहब जो है वो इतने जज्बाती मैं किस यही चीज पे बात हो कर रहे रहा हूँ हैं। कि अमेरिका और यूके के कोर्ट, की तो बात अमेरिका और यूके के लोग डिफरेंट है, हमारे यहाँ डिफरेंट है। अच्छा, पहली बात, मैं ये जो पाकिस्तानी एक्सेप्शनलिज्म है कि हम फर्क हैं, यहाँ पे लोगों को चौकों पे टांगो, यहाँ पे लोगों को गाड़ियों के साथ ड्रैग करो, तशद्दुद करो क्योंकि हम फर्क हैं, यहाँ पे जमहूरियत नहीं चलेगी, हम फर्क हैं, मैं बिल्कुल इसमें बिलीव नहीं करती। लेकिन इस वक्त जो है वो बात मुख्तलिफ हो रही है कि क्या अगर आप ओपन ट्रायल ये तो बात ही नहीं हो रही, ये तो बात ही नहीं हो रही। करते हो तो भट्टी साहब जो आपने पूरी बात की है वो भी कोई भी नहीं कर रहा था। अब मुझे प्लीज बात मुकम्मल करने दीजिए। बात ये नहीं हो रही कि किस तरह का केस है। मैं भी चाहूंगी ये कि तो जो बात ही नहीं हो रही है रीमा साहबा, मैं भी सुनूं कि अदालतें किसने कहा क्यों लटकाओ और क्विट करती हैं घसीटो। लोगों को। फाइज ईसा साहब का केस मैं भी सुनना चाहती हूँ। अभी हम सबको ये हक है कि हम कोर्ट जाके केसेस सुन सके। ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में। इस पूरी सुप्रीम कोर्ट में एक फाइज ईसा काजी साहब का केस नहीं है, हजारों केस है, 19,000 40,000 के करीब ओके जी, लेट्स जस्ट डिसाइड टू डिसएग्री। गुनाह कैदी We're agreeing to disagree here. कहाँ पे खत्म कर रहे हैं? उनको भी अब वो मुझे बात नहीं मुकम्मल करने दे रहे। हम हमारे व्यूअर्स को बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि रीमा आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, लेकिन पॉइंट पहले आ चुके हैं। आपका पॉइंट भी आ गया, भट्टी साहब का पॉइंट भी आ गया। क्या पेचीदगियां आ सकती हैं, क्या सिक्योरिटी के इश्यूज आ सकते हैं, वो ठीक तो है हर जी, मुल्क में एक जैसे इसी नोट के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूंगी ये टेक्नोलॉजी सवाल। इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।